कर चुके हैं। ओके, आज जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जर्मन एबीसी, इंग्लिश और उर्दू में उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी। फिर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के, अच्छा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कैसा होता है और मिनिमम कौन सी उसमें ग्रामर के पार्ट्स होते हैं तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनता है। फिर पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि उर्दू आप खुद पढ़ लीजिए, उर्दू मैंने खुद कभी नहीं पढ़ी इस तरह की, लेकिन मैंने जस्ट इंक्लूड कर लिया अगर कोई उर्दू स्पीकिंग हो तो उसके लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैं, आप, वो लड़का या वो लड़की, ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन, या जर्मन में ये कैसे बुलाए जाते हैं, यानी कि मैं को क्या कहते हैं, तुमको क्या कहते हैं, और इस तरह से। फिर वर्ब्स क्या होते हैं जर्मन। 29. अब इसमें मैं वर्ब की उस डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा कि अच्छा, जैसे उर्दू में किसी जमाने में होता था कि काम करने वाला फाइल और फेल और मफूल, तो इसमें जो वर्ब होता है फेल, वो जो काम हो रहा होता है वो होता है। आई थिंक इतनी बेसिक ग्रामर सबको पता है, अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। टाइप्स ऑफ वर्ब जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स वर्ब्स की। एट द एंड मैं लेक्चर के आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सी चीज है जिसको हमने याद करना है या जरूर को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम ग्रामर की गहराइयों में जाएं, ना हमें ज़रूरत है। हमें बस इस काबिल होना है कि हम बोलने के काबिल हों और हम एग्ज़ाम पास कर सकें। अगर किसी ने जर्मनी आना तो एग्ज़ाम पास कर सकें, जो ऑलरेडी इधर हैं वो बोलने के काबिल हों ताकि वो जॉब ले सकें। मैंने भी जब B2 लेवल में था तो मेरी जॉब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बोलनी नहीं आती थी, लेकिन जर्मनी में जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं आपको जर्मन के, आप एडवांस लेवल पे हों और आपको फिर जॉब मिलेगी। आप B1 के बाद भी ले सकते हैं। ओके, तो अब हम जर्मन अल्फ़ाबेट्स की तरफ जाते हैं, जो कि आप, हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपल एबीसी है जैसे इंग्लिश में थी, और फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स एक्स्ट्रा हैं, तो लेकिन सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ये थोड़ी सी अरबी की तरह, जैसे अरबी में था आ बे से, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जर्मन में आ बे, ए फॉर आ, बी बे, सी जो होता था वो से है, डी जो है वो डे है। जो जो दो कन्फ्यूजन वाले आइटम्स हैं या अल्फाबेट्स हैं वो ये है, ई को जर्मन में ए बोला जाता है, आगे एक और आएगा एफ, सेम एफ है। जी को गे बोलते हैं, एच को हा बोलते हैं। और ये सेकंड कन्फ्यूजन वाला है, लेट मी म्यूट मियाँ क्लीन। ओके, तो उसके बाद ई जो है, असल में आई होता है लेकिन इसको जर्मन में ई बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ई जो है वो ए का साउंड देता है, और आई जो है वो ई का साउंड देता है। तो ये जब लिखा हुआ लफ्ज होगा उसको पढ़ते हुए भी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जरूरी नहीं अभी से आपको पता चल जाए, आप बार बार प्रैक्टिस होगी तो पता चल जाएगा। जे को यॉट कहते हैं, इसका साउंड भी या वाला होता है, ये वाला होता है, क्योंकि ये यॉट है। के को का कहते हैं, एल को एल ई कहते हैं, एम को एम ई कहते हैं, एन को एन ई कहते हैं, ओ को ओ कहते हैं, पी पे, क्यू को कू कहते हैं, आर को एयर एयर, एस एस ई है, टी को टे कहते हैं। उर्दू में ये शायद गलत लिखा गया, ये टोइंग के जो टे के ऊपर तोइंग वाला टे बनता है ना, वो वाला है, ये टे वाला नहीं है, टे वाला टे है। ऊ, यू को ऊ कहते हैं, जैसे जर्मनी में जो ट्राम होती है उसको ऊ भान कहते हैं। ऊ फॉर अंडरग्राउंड, तो untergrund होती है। अच्छा, वी फाओ, अगर आपने कभी गाड़ी का नाम सुना हो फोक्स वागन, तो वो फाओ वे कहलाती है। वी से फॉक्स वागन जिसको फाओ कहते हैं, और डब्ल्यू जो वागन है उसको वे कहते हैं। तो ये वी और डब्ल्यू को फाओ और वे कहते हैं जर्मन में। एक्स को इक्स कहते हैं, और वाई को उपसिलान। ओके, ये इसको कैसे नीचे करें जी, यूप, यस इट्स गॉन। उसके बाद सेट, सेट, और जो चार नए अल्फाबेट्स हैं वो ये हैं, ए ओ यू है। इन तीनों के ऊपर नुक्ते लगा दें तो इसको असल में आ उमलाउट कहते हैं, लेकिन इसका साउंड ऐसे होता है जैसे ए के आगे आप ई लगा दें तो ए, इसी तरह ओ के आगे भी ई लगा दें तो ओ, यू के आगे अगर आप ई लगा दें सिंपल यू के आगे तो ऊ। इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। और आखिरी है एस सेट, इसको जब बीटा का साइन होता है एस की तरह का, लेकिन बी को थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये एस सेट।
इसमें से आपको शायद कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपको ये पता होना चाहिए कि ई और आई जो है ना वो इंटरचेंजेबल है जर्मन में। इस तरह से कि ई जो है, आई जो है वो ई का साउंड देता है और ई जो है वो ए का साउंड देता है। ये बस इंपॉर्टेंट है इसमें। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए जर्मन में मिनिमम दो जो है ना ग्रामर के पार्ट होने चाहिए। अगर कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है तो एटलीस्ट उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि इसमें सब्जेक्ट एग्जाम्पल फिक्र है कि मैं खाता हूँ। इसमें जो मैं हूँ सब्जेक्ट हूँ, और वर्ब होना चाहिए, खाता हूँ, ईट। आई ईट जैसे इंग्लिश में है तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। ये दो होने लाजमी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। एंड आई एम अज्यूमिंग के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आपको पता होंगे। अगर नहीं पता तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई होप के पता होगा। तो ये जर्मन में वर्ब है ऐसे, इसका मतलब होता है खाना। ये बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इस स्लाइड में ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि मिनिमम दो चीजें होनी जरूरी हैं, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। नहीं, नोट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। और आपको ओके। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा और वर्ब कौन सा। दूसरी ओके। एग्जांपल जो है वो है शी गोज वो जाती है, जी गेट। अगेन सी जो है वो सब्जेक्ट है, गेट वर्ब है। इंपॉर्टेंट ये है कि दो चीजें होनी चाहिए, बस ये आपको बताओ। अब हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। आई अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का कंसेप्ट पता होगा, लेकिन बता देता हूँ। अगर हम अपने बारे में बात करेंगे तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। मैं अकेला अगर होऊंगा तो वो मैं होऊंगा। अगर हम ज्यादा लोग हैं तो वो प्लूरल में हम हो जाएंगे। अपनी बात हो रही है या हमारी बात हो रही है? अपनी बात हो रही है तो इश कहेंगे जर्मन में उसको, जिसको मैं कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन बर्लिन में मुख्तलिफ होती है, साउथ में मुख्तलिफ होती है। बर्लिन में इश कहते हैं, मैंने जहाँ पढ़ा था स्टुटगार्ट में वहां पे इश कहते थे। तो डजेंट मैटर, आप बस बोलेंगे तो ये समझ जाएंगे। तो इसको ईश कहते हैं, और इसी तरह हम को वियर कहते हैं। ये फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बात। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो वो सेकंड पर्सन होता है। वो अगर सामने वाले को आप जैसे उर्दू में तुम कहते हैं तो जर्मन में दू है। जर्मन में भी उर्दू की तरह एक तमीज वाला है, जिसको उर्दू में जो आप होता है जर्मन में उसको कैपिटल एस के साथ सी कहते हैं। तो या तुम है या जी है अगर वो सिंगुलर है। और अगर ज्यादा लोग हैं सामने जिनको आपने मुखातिब करना है तो वो या ईयर से मुखातिब करेंगे। और अगर वो ऑफिशियल एनवायरनमेंट में है आप, तो आप उनको जी से मुखातिब करेंगे, जो सामने ज्यादा लोग होंगे, एक से ज्यादा। तो आप देख लेंगे जो जी है वो कॉमन है सिंगल पर्सन के लिए भी, प्लूरल पर्सन के लिए भी। फॉर्मल यानी कि जब आप किसी ऑफिशियल एनवायरनमेंट में होते हैं, किसी ऑफिस में, किसी डाक खाने पे, किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं तो फॉर्मल यूज करते हैं। फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, इवन के टीचर से भी जब आपकी काफी टाइम गुजर चुका होता है तो यहाँ पे दू के साथ मुखातिब करते हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जो वहां पर मौजूद ना हो, जिसका हम जिक्र करना चाहें तो थर्ड पर्सन। जैसे मैं जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई एक स्टूडेंट लेट्स अज्यूम अकरम मौजूद नहीं है, मैं अकरम के बारे में कोई बात करूंगा तो मैं उसके लिए एयर यूज करूंगा। अकरम आज नहीं है तो एयर कहूंगा, एयर आज नहीं है। अगर वो कोई खातून है, लड़की है, तो उसके लिए जी यूज करूंगा। और अगर कोई न्यूट्रल है तो उसके लिए एस। तो यही शी इट जो इंग्लिश वाला होता है ये वही है। इन जर्मन में उसको एयर या जी या एस बोलते हैं। और जो ज्यादा सारे लोग होते हैं जिसको इंग्लिश में दे कहते हैं, उसको जर्मन में जी कहते हैं। ये मैंने जान के छोटे एस से लिखा है ताकि आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये जो जी है ये फॉर्मल वाले जी से मुख्तलिफ है। लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि ये जो जी है ये शी वाले जी से मिलता जुलता है। तो इन दो के इस्तेमाल का फर्क भी आपको अगले लेक्चर्स पे आ जाएगा। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट यह है कि आपको जबानी याद हो। अपने लिए इश बोलते हैं, ज्यादा लोग हों तो हम हमारे लिए वियर बोलते हैं, सामने वाले के लिए दू बोलते हैं, तमीज से बोलना हो तो जी कहते हैं, सामने वाले ज्यादा लोग हों तो ईयर कहते हैं, अगर तमीज से बोलना हो सामने वाले ज्यादा लोगों को तो जी कहते हैं। वो लड़का अगर कोई है तो उसके लिए एयर, वो लड़की है तो जी। अगर कोई न्यूट्रल है, ना मुजक्कर ना मुअन्नस, तो उसके लिए एस। और अगर ज्यादा लोगों के लिए बात करनी है, सामने वाले जो मौजूद नहीं है उनके लिए, तो वो जी।
बस ये आपने याद कर लेना, आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये लास्ट टॉपिक है कि, अच्छा ये लास्ट टॉपिक क्यों है कि पहले हमने यहाँ पे देखा था कि मिनिमम दो चीज़ें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन था, वो हमने देख लिया प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा था वर्ब, तो अब हम वर्ब देख रहे हैं क्या होता है। वर्ब वही है जो उर्दू में भी होता है, जो इंग्लिश में भी होता है। कोई भी अमल जो हो रहा होता है, एक्शन। तो एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। लर्नन, सीखना। फारन, चलाना। कोनन, कर सकना। अब जर्मन में, ये अगेन अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनमें एक खास तरह का पैटर्न एग्जिस्ट करता है, जो एक ही पैटर्न पे उनको हम कंजुगेट कर सकते हैं। अब कंजुगेट करना ये होता है कि इंग्लिश में कहते हैं ही शी इट के लिए डज यूज करते हैं, और आई वी दे यू के लिए डू यूज करते हैं एज एन एग्जांपल। अब ये वर्ब है लेकिन ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है बेस्ड ऑन के कौन सा सब्जेक्ट है। तो जर्मन में भी सब्जेक्ट के बेस पे, सब्जेक्ट यानी कि ये जो ही सब्जेक्ट थे, फॉर एग्जांपल ईश डू, इनके लिहाज से वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करता है। अब जो वर्ब फॉर्म पे खास पैटर्न एग्जिबिट करता है तो वो रेगुलर वर्ब्स हैं, और वो तकरीबन 90% ऑफ वर्ब्स रेगुलर हैं, जिनको आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर उनका पैटर्न आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तो आप उनकी कंजुगेशन कर सकते हैं, आप उनको सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। इरेगुलर वो होते हैं जिनमें उस तरह का पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता जो रेगुलर वर्ब्स में होता है, और एक फिक्स पैटर्न भी नहीं होता। इसको यूजुअली मैंने भी रट्टा लगाया था, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी रट्टा लगा लेंगे। तो ये कुछ ही होते हैं, A1 लेवल पे तो शायद ये 20-25 के करीब होंगे मैक्सिमम। फिर एक वर्ब होते हैं मोडाल वर्ब्स। इनकी डिटेल्स बाद में, ये एक एक वर्ब बाद में हम करेंगे, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो मोडाल वर्ब वो होते हैं जो इंग्लिश में आई कैन, आई विल और ही शुड, ये जो वर्ब्स होते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करने की शक्कत रखता हूँ, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। इनमें भी पैटर्न होता है कंजुगेशन का, लेकिन ये वो पैटर्न नहीं है जो रेगुलर वर्ब्स का है, तो इसलिए मैंने इनको अलग कैटेगरी में रखा है। और जो दो मोस्ट कॉमन जो इंग्लिश में भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वो होता है टू हैव एंड टू बी। इंग्लिश में इज एम आर वाले जो होते हैं, एंड हैव हैड जो है ये वही जर्मन में भी है, जिसको हाबन कहते हैं और साइन कहते हैं। इसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पे बताना ये था कि एक वर्ब होता है और वो डिफरेंट तरह के वर्ब्स होते हैं, बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जब मैंने बता दिया कि वर्ब की कंजुगेशन होती है यानी कि सब्जेक्ट के लिहाज से वो अपनी फॉर्म चेंज करता है, तो वर्ब की असल फॉर्म कौन सी होती है, ओरिजिनल फॉर्म, उसको कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। उसमें इन्फिनिटिव फॉर्म में जब वर्ब होता है, वो जो कंप्लीट वर्ब होता है उसके एंड पे या ई एन होता है या एन होता है। जो ऊपर भी मैंने एग्जांपल्स दी हुई थी, लर्नन, फारन, कोनन, सबके एंड पे ई एन है। हाबन और जाइन के एंड पे खाली एन है। तो ये वर्ब्स जो थे ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थे, इन्फिनिटिव फॉर्म में थे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है, अगेन उसकी एग्जांपल दी हुई है, गेहन जाना, त्रिंकन पीना। फिर एग्जांपल दिया है कि इश त्रिंके वासर। अब यहाँ पे पहली दफा मैं एक ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में ले आया हूँ। ईश सब्जेक्ट था, त्रिपीना और वासर ऑब्जेक्ट है। और त्रिंके आप देख सकते हैं कि जो एन है वो गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब इश के लिहाज से चेंज हो गया, और इसी को मैं कह रहा हूँ कि वर्ब की कंजुगेशन होती है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप मोस्ट वेलकम, वन बाय वन बता सकते हैं। नहीं तो मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे अहम आपके पास ये था कि आपने ई और आई के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, इसको हमेशा जहन में रखना है। इंपॉर्टेंट गेट अवे ये है इस लेक्चर में से। सेकंड, आपने ये जहन में रखना है कि मिनिमम सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए एक सेंटेंस के ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए। तीसरा, आपको ये पर्सनल प्रोनाउन आने चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। इसमें से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये तीन टेक अवेज है आज के लेक्चर से। एक्सक्यूज अब मी आप सर, क्वेश्चन कर जो सकते आपने हाँ एक्सक्यूज मी सर, जो आपने स्टार्ट पे जो है वो हमें अल्फाबेट बताए थे, इसमें लास्ट पे जो डॉट वाले वर्ड थे ना, उसको जरा एक्सप्लेन दोबारा कर दें प्लीज।
हाँ, जैसे लास्ट के ये डॉट्स वाले, लास्ट। ओके ओके। हाँ जी। हाँ, जो जो ये लास्ट में डॉट के साथ होते हैं, इसको इसको कहते हैं उमलाउट वाले अल्फाबेट्स। और ये ए के साथ दो नुक्ते होते हैं तो उसका नाम आ उमलाउट है। उसको कहेंगे आ उमलाउट, लेकिन उसकी जो साउंड है ना, जब वो किसी वर्ड के अंदर लिखा हुआ आता है तो उसकी साउंड इस तरह की होती है, जिस जैसे आप ए बोलते हैं, या आप ए के हम्म। आगे खाली ई लिख दें तो ए, यानी कि वो आ था। सिंपल सिंपल ए जो था वो आ था, और ये जो है ये ए है। बस इसमें ये डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में। ओ। इसी तरह वो सिंपल ओ था, ये ओ है। और इसी तरह वो सिंपल ऊ था, और ये जो नुक्ता, फिर से स्क्रीन में आ गया, जो नुक्ते के साथ है, इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। हाँ, स्क्रीन भी चेंज होगी। जो जो नुक्ते के साथ है वो ऊ है, ऊ। वो खाली ऊ था, ये ऊ है। तो प्रोनाउंसिएशन, मैं आपसे कहूंगा कि A1 लेवल पे इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। ये कहीं B2 में और C1 लेवल पे, यानी कि लास्ट जो दो लेवल्स हैं उसमें जाके प्रोनाउंसिएशन की डिटेल में किया जाता है। स्टिल A2 से थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन A1 में दैट्स इनफ। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके गुड। अगर मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूं यूट्यूब पे तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है? नो नो। इसलिए कि जो ज्वाइन नहीं कर सके उनको मैं ये लिंक सेंड कर दूंगा। और अगर किसी को एतराज होगा तो फिर मैं उसको प्राइवेट अपलोड करूंगा, फिर तभी वो सिर्फ वही देख सकेंगे जिनके पास वो लिंक होगा। लेकिन अगर मैं पब्लिक अपलोड करता हूँ तो फिर हर कोई देख सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हर कोई जर्मन सीखे। ओके, सो किसी को एतराज नहीं है तो अब हम लेक्चर एंड करते हैं। तो कल होपफुली, ये जो टाइमिंग है ये 9 से 9:30 मैंने इसलिए रखी है कि डिपेंडिंग ऑन कि मैं ऑफिस से आता हूँ तो ट्रेन कभी कभी लेट हो सकती है, तो मैं फिक्स टाइम नहीं दे पाया, इसलिए इसी टाइम विंडो में किसी भी टाइम हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके, गुड लक एवरीवन। बाय बाय। ओके गुड।